गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र कुमार बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊद सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग करना, सूत्र निखिलम द्वारा घनफल करना। आज विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे सूत्र दवजांक विधि द्वारा भाग करना। दवजांक विधि में भाग करने में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो भी दवजांक विधि करते हैं उसमें 3 खंड बनाते हैं। लिखा प्रथम, मध्य और तृतीय खंड। दवजांक में जो प्रथम खंड है उसमें लिखेंगे हम दवजांक और मुख्यांक। इस प्रकार ये बनाएंगे, इस प्रकार का एक डायग्राम। दवजांक विधि में सर्वप्रथम एक डायग्राम बनाएंगे, 3 बनाएंगे खंड। यहाँ प्रथम में लिखा जाएगा दवजांक और मुख्यांक, उसके बाद में मध्य और जो तीसरा खंड उसमें लिखेंगे हम। देखिए, इस प्रकार का डायग्राम बनाने के बाद में हम जो प्रथम खंड है दवजांक और मुख्यांक, यहाँ पर दवजांक में जो भी हमारा भाजक है जिसका हम भाग देंगे, जैसे हमारा भाजक 112 है। अब 112 का इकाई अंक चरम अंक क्या होगा, दवजांक होगा। शेष बच गई मध्य खंड में, शेष जितने भी बच गई 11 वो लिखेंगे हम मुख्यांक के अंदर 11। उसके बाद में जिसमें हम भाग दे रहे हैं जो हमारा भाज्य है, हम उस भाज्य का इकाई का अंक केवल एक ही अंक तीसरे खंड में रखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 रखा। उसके बाद में शेष जो अंक भी बच गए भाज्य के वो रखेंगे मध्य खंड में। जितने भी बच गए थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे। जैसे 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं। इस प्रकार लिखने के बावजूद हमें अब स्टार्ट करेंगे हम दवजांक विधि से भाग करना। एक बार पुनः सुन लीजिए। दवजांक विधि में हम सर्वप्रथम 3 खंड बनाते हैं। यहाँ प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा प्रथम खंड है इसमें हम दवजांक लिखेंगे और मुख्यांक लिखेंगे। दवजांक क्या होता है, जो भी हमारा भाजक है, भाजक का इकाई अंक या चरम अंक दवजांक होता है। शेष जितने भी अंक बच गए वो निखिलम अंक सारे मुख्यांक होते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा खंड है उसमें हम केवल एक अंक ही रखेंगे, वो भी किसका, भाज्य का इकाई अंक। शेष जितने भी बच गए वो मध्य खंड में थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखेंगे। अब देखिए दवजांक विधि से हम भाग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मुख्यांक का भाग देंगे। 11 का भाग 4 में नहीं, 2 अंक लिए 45 में। आपको पता है 11 का भाग 45 में भाग गया 4 बार, शेष बच गया 1। अगला अंक लिखा 3 से ठीक पहले नया भाज्य बन गया 13। इसमें बच्चों संशोधन करेंगे। सूत्र होता है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। नया भाज्य है सवाल में 13, भागफल है 4, दवजांक है 2। लिखा 13 माइनस 4 को 2 से गुणा 8, 13 में से 4 8 घटाई 5 बचा है। संशोधन करने के बाद में तो आपने फिर आप 11 का भाग दोगे 5 में, भाग 11 का भाग 5 में नहीं जाता, भाग टूट गया। तो टूटने पे हम क्या लगाते हैं, 0 लगाया। अब देख लीजिए भाग नहीं जा रहा तो अगला अंक उतारते हैं, तो 5 लिखेंगे। अगले अंक से ठीक पहले
अब नया भाज्य बन गया फिर 52, नए भाज्य में करेंगे संशोधन। नया भाज्य 52 माइनस भागफल 0 दवजांक 2। 52 माइनस 0 को 2 से गुणा किया 0। कोई भी अंक को शून्य से गुणा करते हैं शून्य ही प्राप्त होता है। 52 में से 0 घटा है 52। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हमारा तीसरा खंड है इसमें हम केवल संशोधन करेंगे, भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉलम शेषफल का है। आपने इसमें संशोधन किया वो आया 52। ये है दवजांक विधि से भाग करना। भागफल आ गया 40, शेषफल आ गया 52। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपने संशोधन किया, संशोधन ऋणात्मक आ गया तो आपको क्या करना है, जिसमें आप भाग दे रहे हो, भाग देने पर भाग जितनी बार जा रहा है और आप फिर संशोधन करें वो ऋणात्मक आ रहा है, जितनी बार भाग जा रहा है उससे 1 अंक कम बार भाग देना है। फिर भी ऋणात्मक आ रहा है तो 2 अंक कम बार भाग देना है। ये आपकी दवजांक विधि से भाग करना। एक बार पुनः देखिए। सर्वप्रथम 3 खंड बनाएंगे, प्रथम, मध्य और तृतीय। फिर जो हमारा प्रथम खंड है इसमें हम दवजांक और मुख्यांक लिखेंगे। दवजांक हमारा होता है जिसमें हम भाग देते हैं भाज्य का इकाई अंक, शेष बच गए वो मुख्यांक होते हैं। उसके बाद में दूसरा और तीसरे खंड में हम भाज्य का इकाई अंक रखेंगे और शेष बच गई वो मध्य खंड में थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखेंगे। उसके बाद में हम भाग विधि स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मुख्यांक का भाग देंगे। सर्वप्रथम पहला काम भाग देना ही है। 11 का भाग दिया आपने 45 में, भाग गया 4 बार 44, शेष बच गया 1। अगले अंक से ठीक पहले लिखा, नया भाज्य बन गया 13। एक बार बच्चों भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। जो भी हमारा नया भाज्य आया है उसमें संशोधन करेंगे और जो भी संशोधन आएगा उसमें हम फिर भाग देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर नया भाज्य 13 आया, इसमें आपने संशोधन किया 5 आया। 11 का भाग 5 में नहीं जाता क्योंकि जो हमारा भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाता। इसका मतलब भाग टूट गया। टूटने के बाद में हम क्या लगाते हैं, भागफल में लिखा 0 तो शेषफल में क्या करते हैं, अगला अंक उतारते हैं। तो हमारा जो संशोध 5 बचा शेषफल वो अगले अंक से ठीक पहले लिखा, नया भाज्य आ गया 52। लेकिन तीसरे खंड में पहुंचने के बाद में हमें ये करना है कि केवल संशोधन करना है, भाग नहीं देना है। इस प्रकार 52 में हमने किया संशोधन, नया भाज्य 52 माइनस भागफल 0 गुणा दवजांक 2। 52 में से 0 घटाए 52। इसी प्रकार भागफल आ गया 40, शेषफल आ गया 52। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हैं। जैसे सवाल नंबर 13 है, 1234 में भाग देना है 42 का। अगला सवाल है 98,765 में भाग देना है 87 का। अगला सवाल 15 नंबर सवाल, ये 3-4 सवाल हैं, ये सब दवजांक विधि से है। अब जो हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, सूत्र परावर्त्य विधि द्वारा भाग करना। ये सवाल मैंने आपको पहले सूत्र निखिलम में बता दिया है कि आपने जो सूत्र निखिलम पढ़ा था उसमें जो हमारा प्रथम खंड था उसमें आपने लिखा था ना पूरक अंक, वहाँ इतना ही लिखना है संशोधन गुणांक। अब देखिए इसमें क्या है, बीजगणित का जो भी 1-2 और है उसमें 2-3 सूत्र हैं, उनकी बात करते हैं हम। जैसे सूत्र परावर्ती विधि द्वारा समीकरण को हल करना, सूत्र शून्य सामयिक समुच्चय द्वारा समीकरण को हल करना। जैसे इसमें 2 विधियां हैं, सूत्र परावर्ती योज्यते द्वारा
समीकरण को सरल करना। अब सूत्र परावर्ते योज्यते द्वारा समीकरण को हम हल करते हैं। इसका 4 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग, बात करते हैं प्रथम अनुप्रयोग। अब जो पहला अनुप्रयोग है वो हमें किस प्रकार मिलेगा, जैसे ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। अब इसका जो बीजीय सूत्र होता है वो किस प्रकार होता है, बीजीय सूत्र x बराबर डी माइनस का बी बटे ए माइनस का सी, डी माइनस बी बटे ए माइनस सी, यानी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी है। यहाँ कोई ना कोई मान होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया 5x प्लस का 7 बराबर 9x माइनस का 4। इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो यहाँ पर ये ax प्लस बी, ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, सी एक्स प्लस डी, सी का मान 9, डी का मान माइनस का 4। तो सूत्र में मान रखेंगे डी का, ए का, बी का और सी का। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरे अनुप्रयोग में किस प्रकार आएगा, ए एक्स प्लस बी बटा में पी बराबर सी एक्स प्लस डी बटा में क्यू। इस प्रकार का आपको दे रखा हो तो आपको सूत्र लगाना है, बीजीय सूत्र x बराबर क्या होता है, इस प्रकार का जो हमारा आ रहा हो थोड़ा सेंस करना है आपको। इसको क्या करना है, सवाल किसी प्रकार, जैसे ये सवाल आ जाए बटा में 5 आ जाए या बटा में 3 आ जाए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। आप इसको वज्र गुणा करके पहला अनुप्रयोग लगा सकते हो, वज्र गुणा नहीं करते हो तो आप सूत्र लेकर, ये दूसरा अनुप्रयोग सूत्र होता है x बराबर बी क्यू माइनस का सी पी बटा बी क्यू माइनस सी पी बटा ए क्यू माइनस बी पी। अब ये भी लगा सकते हैं और एक दूसरा हमारा सूत्र होता है अलग से, वो भी लगा सकते हैं। अब हम पहले सूत्र पे बात करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है, जो हमारा तीसरा अनुप्रयोग होता है, मैंने लिखा तृतीय अनुप्रयोग। जैसे मैं बात करता हूँ ये बहुत ही आसान है। इक्वल से पहले 2 कोष्ठक होंगे, आगे भी 2 कोष्ठक होंगे। जैसे मैंने कर दिया x प्लस का ए, x प्लस का बी बराबर x प्लस का सी कोष्ठक x प्लस का डी। ये है तीसरा अनुप्रयोग, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी और x प्लस का डी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा लास्ट अनुप्रयोग है सूत्र परावर्ते योजते में लिखा चतुर्थ अनुप्रयोग। इसमें हम क्या करते हैं, इस अनुप्रयोग में थोड़ा ध्यान देना आपको कि थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन एक बात इसमें विशेष है। जैसे मैंने लिख दिया m बट्टा एक्स प्लस ए प्लस n बट्टा एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ ध्यान रखा है इक्वल के आगे शून्य होगा, पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ पर तो आपने देखना है x यानी यहाँ पर जो x का गुणांक है वो केवल 1 ही होगा। x का गुणांक अगर 1 से अधिक हो जाएगा तो ये सवाल, इसमें अनुप्रयोग नंबर 4 नहीं लगेगा। उसमें हम वज्र गुणा कर सकते हैं, पक्षांतन करके फिर वज्र गुणा कर फिर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी समीकरण का हमें हल करना हो और वो सवाल में पूछे कि कौन से अनुप्रयोग से, तो हमें इस अनुप्रयोग से करना चाहें तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो अब मैं 1-2 सवाल लेता हूँ इसका प्रथम अनुप्रयोग का। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया कि x प्लस 1 और x प्लस 2। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ध्यान देना इस बात का आपको। सूत्र परावर्ते योजते में थोड़ा सा ये अंतर है समीकरणों को हल करना। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ कि x प्लस 1, x प्लस का एक कोष्टक है
x प्लस का 2 बराबर x माइनस का 3 और x माइनस का 4। देखिए आपको देखना है ये सवाल सूत्र परावर्तयों के द्वारा समीकरण को हल करना है। आपने सवाल को देखा इक्वल से पहले, यानी इक्वल से पहले 2 कोष्टक हैं, इक्वल के आगे भी 2 कोष्टक हैं। तो आपको देखना है कि ऐसे किस में होता है सूत्र का तीसरा अनुप्रयोग। तो लिखा सूत्र के तृतीय अनुप्रयोग जो हमारा होता है वो लिखेंगे अनुप्रयोग x प्लस का a कोष्टक x प्लस का b बराबर x प्लस का c कोष्टक x प्लस d से दिए गए मानक समीकरण की तुलना करने पर, जो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है उससे हम मानक समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो हमारा मानक समीकरण है x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c कोष्टक x प्लस d। तो यहाँ पर जो हमारा मानक समीकरण है उससे हम देखेंगे x प्लस a। यहाँ पर a का मान बोलिए कितना है 1, b का मान 2, c का मान -3 और d का मान -4। सूत्र लगाना है, बीजीय सूत्र बराबर x बराबर सी डी माइनस का ए बी बटा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। मान रखना है सी डी, कोई भी 2 अक्षर हो उसके बीच में हमेशा चिन्ह होता है गुणा का। सी डी, सी का मान -3, डी का मान -4, चिन्ह माइनस का, ए का मान 1, बी का मान 2 बटा का चिन्ह, ए का मान 1 प्लस बी का मान 2 माइनस सी का मान -3 माइनस डी का मान -4। सरल करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12 माइनस का चिन्ह, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 और 2 हो गए 3, माइनस को माइनस से गुणा प्लस का 3, माइनस को माइनस से गुणा प्लस का 4, 12 में से 2 गए 10, 3 और 3 हो गए 6, 4 हो गए 10, भाग दिया तो कितना आ गया 1। इस प्रकार है सूत्र परावर्त्य विधि द्वारा हम समीकरण को सॉल्व करना। अलग अलग इसके 4 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग होगा ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी से जो भी हमारा सवाल आएगा देखना पहला सर्वप्रथम आपको कि कौन सा अनुप्रयोग लगेगा, उसके बाद में सूत्र से। धन्यवाद।